बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स। मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी ना किसी हवाले से खबरों में रहता ही है। उनकी पूरी कोशिश होती है कि कहीं हम ये ना हो कि अवाम हमें भूल जाए, क्योंकि परफॉर्मेंस हमारी ऐसी है कि अवाम भूलने को तैयार है, लेकिन हम कोई ना कोई ऐसा शोशा छोड़ता रहेंगे, कोई ना कोई ऐसी बात करते रहेंगे कि अवाम हमें नहीं भूलेगी, कोई ना कोई ऐसी बात कर देंगे कि हम दोबारा से ही खबरों की जीनत बन जाएंगे। अब जनाब, आज सुबह से ये चीज़ें आ रही सामने। एक माइक हसन साहब का ये इंटरव्यू से चल रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम जनाब पावर हिटिंग के लिए ना, ये जो हमारे नौजवान क्रिकेटर इनको अमेरिका भेज रहे हैं 4 महीने के लिए। 4 महीने के बाद जब ये वापस आएंगे ना, तो ये पावर हिटर के तौर पर बतौर पावर हिटर पाकिस्तान टीम में जेलिन हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे, और ये अगला फ्यूचर है पाकिस्तान का ये सारा। ठीक है, इनको पावर हिटिंग आ गई तो मसला ही सॉल्व हो गया। जब पावर हिटिंग आ गई तो फिर वर्ल्ड कप भी सारे मारे हैं, ये टेस्ट चैंपियनशिप भी मारी है, T20 भी मारा है, और ये सूरत हाल। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि 4 महीने के लिए अभी हम जो है ना मुशावरत कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि बेसबॉल के जो वहां पे कोचेज है ना तगड़े वाले, उनको हम उनके हवाले करें इनको, कि वो इनको पावर हिटिंग सिखाएं, उसके बाद ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आए, जगह बनाएं और जनाब पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अच्छी बात है, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने कह दिया कि आप जो पाकिस्तान मेडिकल बोर्ड का पैनल है ना, वो किसी और तरीके से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को तैयार कर रहा है। अब वो बातें नहीं रही कि इंजर्ड प्लेयर जो है वो दोबारा खेलने में आ जाएगा। तो ये भी एक सवालिया निशान है कि क्या शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, शादाब खान, ये नाम क्या अब दोबारा आ सकेंगे, क्योंकि ये तो इंजर्ड है और मुसलसल इंजर्ड है, हाफ मतलब इंजरी से कैरी कर रहे हैं और ये खेल रहे हैं, मुसलसल खेल रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ कल हमने बात की थी ना कि वो रिजवान और साउथ शकील जो है वो दौरा वेस्ट इंडीज़ के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। रोहेल नज़ीर तो रिजवान को रिप्लेस कर रहे हैं, वो उनको वाइट बॉल कैंप में शामिल किया गया। अब साउथ शकील की जगह कौन आएगा, ये इस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। साथ साथ फीफा वर्ल्ड कप 2026 की हम बात करेंगे। आज जो मैचेस खेले जा रहे हैं, कल 6 मैचेस थे। अब राउंड ऑफ 32 जो है वो कंप्लीट, अब वो उसकी पूरा फ्रेमवर्क तैयार हो गया। अब 32 की तरफ आ जाना हमने और देखना है कि कौन सी टीम किस तरह से परफॉर्म करे। सारी तरफ आप बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब और साथ साथ अली तोनिल साहब। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। अली भाई, नए से नए मंसूबे आ रहे हैं, कोई ना कोई तो काम करेगा ना। अब देखें ना, बेसबॉल के जो कोच होंगे, पहली बात है जो हमारा क्रिकेट का कोच है उसने क्रिकेट नहीं खेली हुई, अब वो वाला कोच जो है वो बेसबॉल के कोच के पास भेज रहा है क्रिकेट सीखने के लिए कि पावर हिटिंग सिखाया जाएगा। मेरा ख्याल प्लान बुरा नहीं है वैसे, क्या कहते हैं आप? मैं आपको एक मजे की स्टोरी सुनाता हूँ। मैं जब अमेरिका गया तो वहाँ जब इस तरह वर्ल्ड कप वाला मामला चल रहा था, तो वो कह रहे थे कि यार आपकी टीम रैंकिंग में है, तो हम बड़े परेशान हैं कि हम आपसे कैसे जीतेंगे। तो हमने कहा यार हम तो आप लोगों को बड़े आराम से हरा देंगे, कोई मसला ही नहीं है। उन्होंने कहा चलें, आपकी टीम तो बड़ी अच्छी होगी, हम देखते हैं कि कैसे क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि उनको क्रिकेट का पता ही नहीं था। तो वो हुआ ये कि जब वर्ल्ड कप में मैच हुआ तो वो पहली दफा ही पाकिस्तान उनसे हार गया। तो वो हमारे पास आए, उन्होंने कहा यार आप लोग तो बड़े अरसे से खेल रहे हैं, तो ये क्या हुआ है कि आप लोग हार गए। तो मैंने उनको कहा यार वो अमेरिका के नाम का प्रेशर ही इतना है कि वो शायद वो हम बर्दाश्त नहीं कर सके। अब मसला ये है कि आप देखें, जिस बंदे ने ये सोचा है, मुझे तो उस पर हैरानगी है कि आप बेसबॉल को एक मेयार बना के आप क्रिकेट को ठीक करने चलें। तो इसका मतलब है कि क्रिकेट तो कहीं भी प्रायोरिटी नहीं रही। तो आप ऐसा करें, आप बेसबॉल में जगह बना लें, तो वो ज्यादा बेहतर होगा कि आप अमेरिका जाके बेसबॉल सीख लें और वहां जाके बेसबॉल की टीम बना लें, वो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि हम जो इतने अरसे से बात करते थे प्रोफेशनल्स लेके आए, तो यहाँ जो क्रिकेट के प्रोफेशनल्स हैं या जो बड़े नाम हैं, जो हमने लेजेंड्स क्रिएट किए हैं, वो तो वाइप आउट कर दिए हैं इस मैनेजमेंट ने। उन्होंने कहा कि भाई ये लोग तो नहीं सिखा सकते, तो इससे बेहतर है कि हम अपने प्लेयर्स को ग्रूम करने के लिए अमेरिका लेके जाएं, जिनकी अपनी क्रिकेट टीम ही रैंकिंग में नहीं है, उनसे हम अब क्रिकेट सीखेंगे। अब क्रिकेट सीखने की बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं क्रिकेट नहीं सीखेंगे, बेसबॉल वालों से हम हार्ड हिटिंग सीखेंगे। तो भाई अगर बेसबॉल वालों से हार्ड हिटिंग सीखनी है तो वो यहाँ किसी आप ले जाए गिल्ली डंडा खेलने वाले से, उससे खड़े होकर आप सिखा लें उनको, तो ये आपकी पैसों की भी बचत होगी और प्लेयर को इतने, फिर वो आप बोलेंगे यार इतने दूर गए, फिर वहां पे कंडीशन से जेलन नहीं हुए या इस तरह के आप कोई चीज निकाल के ले आएंगे। जब हम अमेरिका से आ रहे थे तो वहाँ ये क्या प्ली लीगी थी कि जो अमेरिकन सॉइल थी वो बड़ी अनइवन थी, वहाँ आपको पेस नहीं समझ आए, ये नहीं हुआ। हार्ड हिटिंग में या बेसबॉल में तो सर आपको फुल टॉस फेंका जाता है ना, फुल टॉस में आप हार्ड हिटिंग करते हैं, पर क्रिकेट में ये होगा कि आपको टिप्पा बॉल के मार के आपको हार्ड हिटिंग करनी पड़ती है। फिर जब वो वापस आएंगे तो ये बोलेंगे यार वो तो हमने इनको फुल टॉस पे हार्ड हिटिंग सिखाई थी, या तो टिप्पा मार के फेंक रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, फिर वो मसला आ जाएगा। फिर यही मैनेजमेंट सोचेगी कि यार हाँ ये तो हमने ये इनको नहीं सिखाया,
अब इसके लिए कोई नया प्लान देते हैं। मसला ये कि हर बंदा ना यहाँ पे नॉन प्रोफेशनल जब आप अपने मैनेजमेंट में हायर करेंगे तो वो इसी तरह आपको अजीबोगरीब मशवरे देंगे। वो होगा क्या, क्योंकि उनको पता है अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं, हमसे किसी ने पूछना नहीं, चलो ये प्लान भी काम ना किया तो किसी नए प्लान पे चले जाएंगे। तो सर मामला वही है कि जब नॉन प्रोफेशनल्स के हाथों में चीजें चली जाएंगी तो इसी तरह के प्लान्स आपके सामने आएंगे और आप देखेंगे ये ना कल काम किए ना ये आज काम आएंगे। बिल्कुल ठीक है। अहमद सईद साहब बड़े सीरियस होकर बैठे हुए हैं, आपको मुझे लगता है प्लान पसंद आया और आप ये यकीनी तौर पर कहने ही वाले हैं कि इसका लॉन्ग टर्म में बड़ा फायदा होगा, ये जो एक बेहतरीन सा प्लान माइक हसन साहब सोच रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, बहुत पसंद आया मुझे प्लान। मुझे पीसीबी का ये प्लान ही बहुत पसंद आया था कि उन्होंने एक ट्रक ड्राइवर से जहाज चलवाने की जो है वो प्लानिंग कर ली थी। माइक हसन तो ट्रक ड्राइवर बनी है तो बेचारा को साइकिल सुकल चला के जो है वो साइकिल इतना जुल्म ना करें, इतने सख्त ना हो आप प्लीज। हाँ जी बिल्कुल, वो 3 पहियों वाली साइकिल चला के जो बंदा ड्राइवर कहलाता है अपने आप को, उससे आपने जहाज चलवाने की जो तैयारियां करवाई हैं पिछले 1.5 साल में, उसका हमने अंजाम देखा है। मामला ये है कि माइक हसन साहब के अगर इस इनकलाबी आइडिया को मैं थोड़ा सा आपके सामने अगर उसका मैं कोऑपरेट करने की बात करूं, देखिए पहली बात तो ये है कि आपका मसला पावर हिटिंग है ही नहीं। अच्छा, मतलब इवन T20 क्रिकेट की बात करें, आपका मसला पावर हिट, और भाई आपका मसला ये है कि आपको पिच नहीं बढ़नी आती, आपका मसला ये है कि आपको प्लेइंग 11 नहीं बनानी आती, आपका मसला ये है कि आपको रेलेवेंट फॉर्मेट के मुताबिक टीम सेलेक्ट करनी नहीं आती। आप चले हैं पावर हिटिंग करने, और ये पावर हिटिंग वाली रट जो है पाकिस्तान में कब से लगी हुई है, उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तान क्रिकेट तब्दील क्यों नहीं हुई। और सबसे ज्यादा ये बात माइक हसन से पहले भी ये बात आकिब जावेद ने शुरू की थी कि मॉडर्न डे क्रिकेट और इंटेंट और पावर हिटिंग, और अच्छा उन आकिब जावेद साहब ने अपने ही जैसा एक क्लाउन लाकर यहां बिठा दिया पाकिस्तान क्रिकेट में, जिसको अल्लाह के फजल से क्रिकेट की अलिफ वे भी नहीं पता। और वो आदमी जिससे कोई मुल्क अपने मुल्क की क्लब क्रिकेट ना चलवाए, उसको हमने लाकर अपनी नेशनल टीम के ऊपर लगा। न्यूजीलैंड के साथ इतना अरसा वो रहे, न्यूजीलैंड ने उन 6 सालों में क्या 6 साल, अल्लाह माफ करे, 6 साल साथ तो रखा है ना हुजूर। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के डायनामिक्स में बहुत फर्क है। अच्छा। न्यूजीलैंड के जिस टीम को वो कोच करने आए थे उस टीम में ब्रेंडन मैककलम थे, उस टीम में केन विलियमसन थे, उस टीम में टीम साउदी थे। सबसे बड़ी बात, न्यूजीलैंड की डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर इंटैक्ट था, इसलिए उनके पास जो टैलेंट की जो प्रोडक्शन थी वो रेगुलर हो रही थी। आपके यहाँ ऐसा नहीं है। जब एक नाकाम और नालायक कोच किसी टीम के ऊपर मुसल्लत किया जाए ना, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि उसकी परफॉर्मेंस आती है। उसकी वजह यह है कि उसके अंडर जो प्लेयर खेल रहे होते हैं वो इतने बड़े प्लेयर होते हैं कि उन्हें किसी कोचिंग की जरूरत नहीं होती। न्यूजीलैंड के पास वो करैक्टर्स थे, आपकी टीम में वो करैक्टर्स नहीं है। न्यूजीलैंड के पास टैलेंट की स्ट्रीम लाइन करने वाला जो उनका प्रोडक्शन फैक्ट्री थी वो इंटैक्ट थी, आपके पास ऐसा नहीं है। आप एक ऐसे कोच को लेकर आ गए हैं जिसको ये नहीं पता है कि ग्रास रूट से प्लेयर सेलेक्ट करके कैसे लेकर आने हैं, और ये कोचेज और सिलेक्टर का काम होता है कि प्लेयर लेकर आने होते हैं। ये डेटाबेस का काम नहीं है, ये उन स्क्रीनों का और उन चिट्टों का काम नहीं है जिनसे आपने पाकिस्तान क्रिकेट चलाने की कोशिश की है। आपका मसला ये है कि आपकी जो क्रिकेट की लीग है PSL की सबसे बड़ी, उस क्रिकेट लीग खेलने वाले खिलाड़ियों की बेसिक्स कवर नहीं होती, और आप चले अमेरिका से पावर हिटिंग सीखने के लिए। ओ भाई, एक 5 क्लास के बच्चे को यह पता है कि बेसबॉल और क्रिकेट के बायोमैकेनिक्स में फर्क है। और अगर आपका यह ख्याल है कि एक ऐसा खेल जिसमें बॉल उठा के मारनी है और शॉट मारनी है वो क्रिकेट से रिलेट करता है, तो मुझे जरा ये बताएं कि फुटसॉल खेलने वाला प्लेयर फुटबॉल क्यों नहीं खेलता प्रोफेशनली? वो सेम नहीं है? बिल्कुल ऐसे वो उससे ज्यादा मिलता जुलता खेल है। फुटी खेलने वाला प्लेयर जो है वो रग्बी क्यों नहीं खेलता? दोनों सेम लगती हैं देखने में। तो आपके ख्याल में बेसबॉल का प्लेयर जो है वो क्रिकेट के प्लेयर, मतलब खुदा का वास्ता है, ये आइडिया जिस आदमी ने पेश किया है, चलो मैं ये मानता हूं कि वो क्रिकेट नहीं खेला हुआ, उसको नहीं पता होगा बेचारे को। ओ भाई, जिन लोगों ने इस आइडिया को लेकर उसके ऊपर तालियां बजाई हैं और अब ये उसको इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, उनको कौन पूछेगा? ओ भाई, ये चलो छोड़ देते हैं माइक हसन को, आकिब जावेद तो क्रिकेट खेला हुआ है ना, ऐसे ही है। ओ भाई, आप लोग क्या कर रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ? अच्छा ठीक है। इससे बेहतर ये है कि आप ये करें कि आप एक पूरी कौम के नाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, एक ऐलान करें और उन्हें कहें कि जी हमने पाकिस्तान क्रिकेट को आज से बेवकूफों के हाथ में दे दिया है। ये इंतहाई अहमकाना बात है जो इस पेज के ऊपर लिखी हुई है कि पावर हिटिंग सीखने के लिए अमेरिका जा रहे हैं बेसबॉल के कोचेस के पास। मैं किसके ऊपर क्या बात करें, क्या कमेंट करें इसके ऊपर? ये बात अपने एक्यूमन के एतबार से इतनी लो बात है कि इसके ऊपर तबसरा भी नहीं होना चाहिए कि आप बेसबॉल के प्लेयर से जाके क्रिकेटर सिखा रहे हैं अपनी नेशनल टीम के प्लेयर्स को।
अच्छा अली तो तलवली हमारे साहब, हाल के ऊपर रैम खाएं, ये कोई करने वाले सवाल किया करें यार, ये क्या अली बात तलवली हुई? साहब ये सिर्फ एम ये ऑन कैमरा इस तरह कर रहे हैं, ऑफ कैमरा अभी मुझे ये कह रहे थे कि बेसबॉल का कोच जो चीजें सिखाएगा ना, उससे ये होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टेस्ट मैच में जो 3 दिन में बुक हो जाती है वो 5 दिन पूरा खेलेगी, क्योंकि पावर रेटिंग्स आ जाएगी। ये जो पाकिस्तान ओडीआई में 35, 36, 37 ओवर में बुक हो जाती है वो भी पूरा खेलेगी। T20 के 20 ओवर पूरे जो नहीं खेले जाते ना, वो जो बेसबॉल का कोच है ना वो ये सिखाएगा इन्हें। ये ऑन कैमरा आके ऐसी बातें कर रहे हैं, वैसे ज्यादती है पीसीबी के साथ भी। ये देखे अहमद सईद साहब को पता नहीं कोई मसला है या इनको पीसीबी ये दूरंदेश आदमी नहीं है जो वहां पे बैठे हुए हैं, ये उनके उस लेवल पर पहुंच ही नहीं सकते। मैं पहुंचना नहीं चाहता, मैं उस लेवल पे नहीं आना चाहता। बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं कि देखिए अहमद सईद साहब वैसे ही ये तनकीद कर रहे हैं कि ये तनकीद बनती नहीं है, इस पे इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि इंग्लैंड ने जब बेसबॉल क्रिकेट अपनाई तो उसके बाद उनकी क्रिकेट का हाल देख लें आप। ये अहमद सईद साहब बात कर रहे थे कि जब माइक हैसन उनकी टीम में थे तो ब्रेंडन मैकलम उनकी कैप्टन थे, और उन्होंने जब वो इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कैप्टन बने तो उन्होंने बेसबॉल क्रिकेट अनाउंस की और उन्होंने कहा कि हम अब इंटेंट शो करेंगे, और वाकई उन्होंने इंटेंट शो भी किया। ये जो आपने कहा कि अहमद सईद साहब कह रहे हैं कि जो 3 दिन खेलते थे वो 5 दिन खेलेंगे, जबकि हमने इससे उलट देखा था कि जब इंग्लैंड ने ये फॉर्मूला अपनाया तो 5 अली भाई 2.5 दिन में टेस्ट मैच खत्म हुए हैं, 2.5 दिन में टेस्ट मैच खत्म हुए हैं एशेज के। बिल्कुल बिल्कुल, वो 2-2 दिन। तो मसला ये है कि आपसे 50 ओवर नहीं खेले जा रहे, आपसे टेस्ट क्रिकेट के 90 ओवर का एक दिन नहीं खेला जा रहा, और आप सीखने चले हैं पावर हिटिंग, और वो भी कहां से? अमेरिका से। ये खुदा का, ये इनकलाबी आइडिया आज तक ऑस्ट्रेलिया वालों के जहन में क्यों नहीं आया? ये वाला ख्याल आज तक साउथ अफ्रीका या इंडिया के जहन में क्यों नहीं आया कि अमेरिका जाके पावर हिटिंग? क्योंकि हम दुनिया से 2 कदम आगे चल रहे हैं सर। वहां पे इतने समझदार लोग नहीं है ना, यहाँ पे समझदार लोग हैं। आपको इस बात का अंदाजा क्यों नहीं है? यहाँ पे इतने बेहतरीन दिमाग हैं जो क्रिकेट नहीं खेले हुए, पर वो क्रिकेट खेलने वालों से भी ज्यादा समझदार हैं, वो क्रिकेट को ज्यादा बेहतर समझते हैं, तो इसलिए वो ये मशवरे दे रहे हैं। तो मामला वही है कि जब आप प्रोफेशनल नहीं रखेंगे, मोहसिन नकवी साहब से मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, आप देखें, आप हेडलाइंस के एक चक्कर में इतना बड़ा आपने मार्का सर किया, और देखें पूरी दुनिया में आपने नाम भी रोशन किया। तो मेरा आपको फिर कल भी मैंने आपको एक मशवरा दिया था, आज मुफ्त का एक मशवरा और देता हूँ। आप अपनी क्रिकेट को बेहतर कर लें, आप अपनी मैनेजमेंट को बेहतर कर लें, तो आपके पास हेडलाइंस बनाने के लिए इतना आसान मौका है कि जब आप इंडिया को हराएंगे तो हेडलाइंस चलेगी कि पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। तो सर उसमें क्रेडिट किसको मिलेगा? मोहसिन नकवी साहब को। तो ये सर जब आप ये चीजें बेहतर करेंगे, फिर आप एक दूसरा मार्का सर करेंगे। जब आप इंग्लैंड को एशेज में या एशेज की तरह जब आप लॉर्ड्स में उनको टेस्ट क्रिकेट हराएंगे, तो फिर एक और हेडलाइन चलेगी कि पाकिस्तान ने टेस्ट क्रिकेट में होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स में इंग्लैंड को शिकस्त दे दी। एक और हेडलाइन चलेगी सर, उसका क्रेडिट भी आपको मिलेगा। इसी तरह आप अगर आपको अपनी क्रिकेट टीम को और बेहतर करें तो आप ये एक और हेडलाइन बनवा सकते हैं कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में उनकी ग्राउंड में जाके ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी, तो सर इसका क्रेडिट भी आपको मिलेगा। तो बजाय सारे इधर उधर होने के या हेडलाइंस जहां पे ज्यादा इजीली आप बनवा सकते हैं, तो बेहतर है कि आप अपनी क्रिकेट को बेहतर करें, मैनेजमेंट को बेहतर करें। उससे पहले अली भाई माजरत के साथ, उससे पहले एक हेडलाइन का आना बहुत जरूरी है, और वो हेडलाइन ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आकिब जावेद की खिदमात उनको वापस कर दी है। सर ये तब होगा ना कि जब मोहसिन नकवी साहब मैनेजमेंट को चेंज करेंगे, जब मैनेजमेंट में बाब रियाज जैसे हीरे, आकिब जावेद जैसे हीरे, माइक हैसन जैसे हीरे जो इन मशवरों को अडॉप्ट कर लेते हैं। मुझे तो ये हैरत होती है कि हमजा भाई, हम यहाँ पे बैठ के इस बात को हमने जब 2 मिनट में या 10 मिनट में इस बात में डिस्कशन में इस चीज पे पहुंच गए कि यार ये चीज बेहतर नहीं है, ये चीज जाके फ्यूचर में काम नहीं करेगी। जब आपने एक हफ्ता पहले ये चीज प्रायोरिटी रखी कि हम अपना जो मेयार है वो टेस्ट क्रिकेट को बनाएंगे, हम अपने प्लेयर्स को टेस्ट क्रिकेट में या फिटनेस में इतना इंप्रूव करेंगे कि वो इस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि यार वो अपनी चीजें बेहतर कर लेंगे, तो वो सारा वो प्लान कहां चला गया? या मैं तो हैरान हूं आप दोनों के दिमागों पे। मेरी बात सुन रही तौलीद साहब, इसके इतने फायदे मैं आपको बताता हूं। खिलाड़ियों के लिए जदीद टेस्टिंग और स्क्रीनिंग सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। उसके बाद ये सिर्फ फिटनेस तक महदूद नहीं, ये आपके हमें खाम ख्याली है कि सिर्फ फिटनेस तक है, फिटनेस हमारी ठीक है, ये उससे आगे की चीजें हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, ये मुख्तलिफ तकनीकों और तरबीती तरीकों से आगाह करना भी है। उसके बाद खिलाड़ियों को नए मौके और मुख्तलिफ माहौल में सीखने का मौका मिलेगा। इतना कुछ दे दिया आपको, इतना कुछ दे दिया, इससे बढ़कर और आखिर क्या ही दे? जान दे दें आपके लिए। ये आपने ठीक कहा, शायद हमारी उतनी समझ नहीं है, ये आप उनको ज्यादा बेहतर समझे। मसला ये है कि यही नए मौके आपने सिर्फ अमेरिका में जाके क्यों सीखना है? यही अगर आप बात करते कि हम ऑस्ट्रेलिया में जाके
उनसे कुछ सीख लेंगे, क्योंकि उनकी क्रिकेट बड़ी अच्छी है, उनका टेस्ट डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है, उनका टेस्ट स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है, उन्होंने बड़े नाम दुनियाई क्रिकेट को दिए हैं। तो ये हम फिर भी कुछ समझ आती कि चलो यार, ऑस्ट्रेलिया में एक तो अच्छी क्रिकेट होती है, उन्होंने बड़े नाम दिए, तो वहां से कोई हम बेहतर सीख लेंगे। सिर्फ अमेरिका ही क्यों, मुझे तो लगता है कि अभी सीजन आ रहा है ना, क्योंकि वहां पे समर खुल रहे हैं, तो वहां पे एक माहौल भी होता है कि लोग जाते हैं, पूरा डेस्टिनेशन होता है। तो माइक हैसन साहब को जब वहां पे जाना था तो उन्होंने कहा यार चलो ये एक तरीका बड़ा अच्छा है कि वहां चले जाएंगे, साथ बड़ी चीजें हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। तो इसके अलावा तो सर मुझे कोई नहीं लगता, समर एंजॉय हो रहे हैं, समर एंजॉय हो भी जाएंगे, तो आप और मैं तनकीद करते रहेंगे, आप और मैं यहीं मरी में या नक्के गली में समर एंजॉय कर सकते हैं, वो अमेरिका में करेंगे। लेट्स सी जी क्या बनता है, पाकिस्तान क्रिकेट किस तरफ को जाती है। मुझे एक ब्रेक लेना है, बहुत अली दनौली साहब हमारे साथ थे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जरा फुटबॉल की दुनिया में जाते हैं। और वहाँ पर भी जनाब ये कह दिया गया कि फुटबॉल जो है, वर्ल्ड कप जो है वो फरोख्त कर दिया गया है, यानी कि सेल कर दिया। ये साबिक जर्मन फुटबॉलर की फीफा पर तनकीद है, ये क्यों उन्होंने की है, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। क्रिकेट पे बात हमने कर ली है, अब थोड़ी सी बात कर ली जाए फीफा वर्ल्ड कप 2026 के हवाले से। और उसमें पहला सवाल ही ब्रेक पे जाने से पहले मैं ये कह रहा था कि आखिर क्यों साबिक जर्मन फुटबॉलर को ये कहने की ज़रूरत पड़ी कि ये जो है फीफा ने वर्ल्ड कप फ़रोख्त कर दिया है। क्या अमेरिका में होने की वजह से, क्योंकि इंतज़ामात के हवाले से और जितनी मुश्किलात पेश आ रही थी, वीज़ा इशूज़ थे और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी, ये एक पॉइंट हो सकता है, या फिर इसके अलावा भी कोई मसले मसाइल जर्मन फुटबॉल टीम के साथ हुए, या फिर उनके पास कोई ऐसा एविडेंस मिला है कि जनाब ये कर दिया है। ये किस पर्सपेक्टिव में अहमद सईद साहब की बात की गई होगी, ये जो फिलिप लाहम ने ये बात की है कि सोल्ड है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात पर बहुत खुशगवार हैरत में मुब्तला हूँ कि किसी जर्मन की जानिब से कोई काम की बात है वो सुनने को आई है। अच्छा। क्योंकि उनकी जानिब से हमेशा इस किस्म की बातें सुनने को आती हैं कि जो वक्त की ज़रूरत होती हैं, जैसे वो कतर में गए तो उन्हें वहाँ पर जाकर बाइकआउट कर दिया, और अमेरिका में जब वर्ल्ड कप में वही हरकतें दोबारा हुई तो उस वक्त उनको मसला नहीं हुआ। लेकिन आखिरकार ये फिलिप लाम जो है, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। ये वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है जर्मनी के साथ, जिन्हें 2014 का वर्ल्ड कप जीता था। उसके साथ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड फुल बैक्स इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम। तो फिलिप लाम एक मोतबर नाम है बहुत, मतलब जर्मनी की अगर बात करें तो उनके लिए उनकी जो फुटबॉल की हिस्ट्री है वो इनके नाम के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकती है। फिलिप लाम ने जिन 3-4 रीजंस की वजह से क्रिटिसिज्म किया है फीफा के ऊपर, उनमें सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने कहा कि वीज़ा इश्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से फैंस जो है वो अनईजी फील कर रहे हैं, ट्रैवल करने में उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। और जाहिर है कि फैंस के बगैर कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट वो नामुकम्मल होता है। और अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पर बहुत ज़्यादा ढिंढोरा ये पीटा जाता है कि मैनेजमेंट के एतबार से ये बहुत आगे हैं और पता नहीं इस किस्म की बहुत सारी तारीफ़ें ये पहले माजी में करते रहे हैं अपने इवेंट्स के बारे में। तो फीफा के ऊपर पहला जो उन्हें क्रिटिसिज्म किया वो तो ये किया कि वीज़ा इश्यूज़ का जो मामला है वो फीफा उसको हैंडल करने में कामयाब नहीं हुआ है, जिसकी वजह से फैंस जो है वो अनईजी महसूस कर रहे हैं। दूसरी बात जो उन्होंने की है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि जो ईरान की टीम की मैनेजमेंट है, जिस तरह से उनके साथ सलूक किया जा रहा है इस वर्ल्ड कप में कि वो आएँ अपना मैच खेलें और वापस ट्रैवल कर जाएँ मैक्सिको, तो ये एक बहुत ज़्यादा अनफेयर बात है, जिसकी वजह से उनको डिसएडवांटेज हो रहा है इस टूर्नामेंट में। क्योंकि ज़ाहिर ट्रैवल करने से फटीग होती है, ट्रैवल करने वाली टीम को इंजरीज भी ज़्यादा होती हैं। जो टीम ट्रैवल करने के मैच खेलने के फ़ौरन बाद उसको ट्रैवल करने पर मजबूर किया जाए तो उनका जो रिकवरी का पीरियड होता है वो उस तरह से नॉर्मल तरीके से नहीं हो पाता है। तीसरी बात जो उन्होंने की वो उन्होंने कहा कि जो टिकट प्राइसेस हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, और जाहिर है कि अब एक पर्टिनेंट किस्म का बहाना उनके पास ये है कि क्योंकि वॉर हुई है, वॉर के दौरान जो है वो दुनिया के अंदर एक महंगाई का तूफान आया है, तो उसको बहाना बनाकर अमेरिका में जो ये होने वाला वर्ल्ड कप है इसकी जो टिकट प्राइसेस हैं वो ज़्यादा रखी गई हैं, जिससे अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं वो इस वर्ल्ड कप को देखने के लिए अब तक कोई उनके लिए सबील नज़र नहीं आ रही है। चौथी बात उन्होंने की है कि जो ये तजवीज़ आ रही है कि 2 साल के बाद फीफा जो है वो वर्ल्ड कप करवाए, इस किस्म की तजवीज़ जो है फीफा की कांग्रेस में डिस्कस हो रही है आजकल। तो ये उन्होंने कहा कि ये एब्सर्ड बात है, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट होता है, उस इवेंट के बाद जब कोई इवेंट जब ख़त्म होता है तो उसके फॉलोअप्स आते हैं, उसके नताइज के ऊपर बैठ कर डिस्कशन की जाती है, उसके बाद फिर जो है वो नई लेजिस्लेशन की जाती है और नए जो आगे का प्लान होता है वो दिया जाता है। तो ये 2 साल बाद वर्ल्ड कप होना, और इसके साथ साथ उन्होंने एक बात ये की है कि जो फीफा का क्लब वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें टीमों की तादाद 7 से बढ़ाकर एकदम 32 कर दी गई थी, वो भी अमेरिका के अंदर मुनक्किद हुआ था पिछले साल। इससे उनका ये कहना है कि प्लेयर्स के ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। प्लेयर्स जो पूरा साल लीग में मसरूफ़ रहते हैं, पूरा साल उन्हें साथ साथ इंटरनेशनल फुटबॉल को भी वक्त देना होता है, तो ये जो रिकवरी के 2 महीने होते हैं इसके अंदर भी अगर आप इतना बड़ा टूर्नामेंट कर देंगे तो प्लेयर्स की जो इंजरीज का रिकॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसकी एक एग्जांपल मैं अगर आपके सामने पेश करूं तो एक इंग्लिश प्रीमियर लीग का क्लब है चेल्सी, जिसकी इंजरीज की जो रेशियो है वो पिछले 4 साल में 44% इंक्रीज हुई है। अच्छा। तो प्लेयर्स के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा वर्कलोड आ जाएगा, बहुत ज़्यादा बर्डन होगा, जिसकी वजह से
रेवेन्यूज तो यकीनन जनरेट होंगे, फीफा को पैसे मिलेंगे, अमेरिका को भी इस वर्ल्ड कप से पैसे कमाने का मौका मिलेगा, लेकिन प्लेयर्स के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा जुल्म है और बहुत ज़्यादा ज्यादती है, क्योंकि जो रिकवरी के 2 महीने होते हैं इनमें भी अगर इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट आप उनको खिलाएंगे तो उनको रेस्ट नहीं मिलेगा। अब इस वर्ल्ड कप के फौरन बाद आपको तकरीबन देखेंगे 2 हफ्ते के बाद जो है वो किसी ना किसी अंदाज में सीजन जो है वो दोबारा शुरू हो जाएगा क्लब फुटबॉल का। उसमें सुपर कप्स खेले जाएंगे, इंग्लैंड में जो है वो कम्युनिटी शील्ड खेली जाएगी जो कर्टन रेजर होती है टूर्नामेंट का। तो ये जो रिकवरी का फेज है वो प्लेयर्स का काम हो गया है। अच्छा, अब ठीक है, इसमें तो बात हमने कर ली। अब ये 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं, आपने टीमों की तादाद में वो क्लब वाले की बात की, अब इन्होंने 48 टीमों तक तोसी देने के फैसले को सराहा है, लेकिन एक आधी और मैं स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने कहा कि ये भी जो है ना वो एडवर्टीजमेंट पर्पस के तौर पर इसको एक्सटेंड किया गया है। तो आपके नज़दीक ये वाला फैसला कैसा है कि 48 टीमें होनी चाहिए थी, क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ, इतना लंबा एक तवील फुटबॉल वर्ल्ड कप नहीं खेला गया। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ पैसे की वजह से, क्योंकि व्यूअरशिप आईबॉल्स बहुत ज़्यादा, इस वजह से इसको एक्सटेंड कर दिया गया, बिला वजह ही इसको बढ़ा दिया गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छी बात है, छोटी टीमों को भी मौका मिले। देखें, अगर एक फ़ैन के नुक्ते नज़र से मैं देखूँ तो फिर जाहिर है कि मुझे इस वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले हम भी ये बात कर रहे थे कि इतना बड़ा इवेंट जो है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं अगर एक फ़ैन बनकर ये बात करूँ तो ईमानदारी की बात यह है कि इस टूर्नामेंट ने एंटरटेन तो किया है। अच्छा। और ज़ाहिर है हमें रोज़ाना मैचेस देखने को मिलेंगे तो हमें एंटरटेनमेंट मिलेगी ना, हमें एंटरटेनमेंट चाहिए। हम क्यों देखते हैं स्पोर्ट्स? हम एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, हमारे उसके साथ जो है वो इमोशनल वाबस्ता होते हैं। तो हमें तो रोज़ाना अगर मैच देखने को मिलेगा तो हमें और क्या चाहिए बतौर फ़ैन? तो बतौर फ़ैन अगर मैं देखूं तो ये ठीक आइडिया है, कोई मसला नहीं है। रोज़ाना हमें तरह तरह के मैच देखने को मिल रहे हैं। इंटरनेशनल फुटबॉल के अंदर ज़ाहिर ये भी होता है कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ को जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो वो नेशनलिज्म के इमोशंस भी आपके अंदर आ जाते हैं। और ज़ाहिर है कि आपके हर इतनी कंट्रीज आने से हर किस्म का जो प्लेयर है, सम टाइम होता ये था कि वर्ल्ड कप में टीमें कम होती थी तो कुछ बड़े जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर होते थे जो क्लब फुटबॉल में अच्छा खेलते थे लेकिन इंटरनेशनल फुटबॉल में क्वालिफाई नहीं कर पाते थे। तो अब टीमें ज़्यादा होने से ये भी हुआ है कि उस तरह के प्लेयर जैसे अर्लिंग हालैंड है, उनकी नॉर्वे की टीम जो है वो 28 साल बाद उन्होंने क्वालिफाई किया है इस टूर्नामेंट के अंदर। तो ये वाले फ़वाइद तो यकीनन हुए हैं। और बतौर फ़ैन अगर मैं देखूँ तो मुझे तो ये लग रहा है कि 48 टीम्स वाला जो आइडिया था फीफा का वो कामयाब हो गया, क्योंकि अब राउंड ऑफ 32 जब शुरू होगा तो फिर हमें ज़्यादा नॉकआउट मैचेस देखने को मिलेंगे। पहले क्लब जो ग्रुप स्टेज होती थी उसके बाद राउंड ऑफ 16 से मामला शुरू होता था, अब हमें नॉकआउट की एक और फेज जो है वो देखने को मिलेगा। तो बतौर फ़ैन तो ये बात बिल्कुल ठीक है, आइडिया जो है वो कामयाब है। लेकिन अगर हम इसको उसी कमर्शियलिज्म के पर्सपेक्टिव में देखें, अगर हम उसको अगेन उसी पर्सपेक्टिव में देखें जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, तो ये प्लेयर्स के लिए बहुत बुरी बात होगी। प्लेयर्स के करियर शॉर्टन हो जाएंगे, उनकी इंजरीज जो है बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। और एक और बात जो मैं यकीनन यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जो हाइड्रेशन ब्रेक शामिल की है फीफा ने हर पहले हाफ और दूसरे हाफ के दौरान, अब यूँ कह लीजिए कि इसको हम रिजेंबलेंस उस तरह से दे सकते हैं जिस तरह बास्केटबॉल के अंदर 4 क्वार्टर्स का मैच होता है, क्या आपके और जिस तरह हॉकी को भी उन्हें 4 क्वार्टर्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो फुटबॉल एक ऐसा खेल है कि जिसमें आपको ज़ाहिर है मोमेंटम चाहिए होता है। एक टीम का मोमेंटम बिल्ड होना शुरू होता है, फौरन जो है वो हाइड्रेशन ब्रेक आ जाती है। जब हाइड्रेशन ब्रेक के बाद आप आएंगे तो उसके बाद आपको दोबारा से अपना जो पूरा मोमेंटम आपने बनाया हुआ था 20 मिनट 15 मिनट फुटबॉल खेल के वो आपको दोबारा बिल्ड करना पड़ेगा और इतनी देर बाद जो है वो हाफ टाइम हो जाएगा। तो ये जो बहुत ज़्यादा ब्रेक्स हैं उसकी वजह से भी मुझे लगता है कि सम टाइम ऐसा यकीनन होगा कि जो क्वालिटी ऑफ द गेम है उसके ऊपर कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा। तो एज अ फैन अगर मैं देखूं तो मुझे ये आइडिया पसंद आया है, लेकिन अगर मैं उसके दूसरी साइड देखूं तो मुझे लगता है कि प्लेयर्स के एजेस में इजाफा होगा और क्वालिटी ऑफ द प्ले कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगा। बिल्कुल ठीक है जी। अब थोड़ी सी बात करते हैं, ये जो मैच हुआ है 3 साल के बाद में सेकंड फेवरेट नेमार की टीम आई है। नेमार उसमें आया 3 साल के बाद, ब्राजील तो खेल ही रही थी। अच्छा, अब नेमार ने 3 साल बाद वापसी की है। मुझे 2022 में भी याद है जिस तरह की परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिली थी। नेमार की वापसी से टीम तो पहले ही तगड़ी थी, मजीद तगड़ी होगी। फैंस भी खुश हो गए, कल हमने देखा जिस तरह से फैंस सपोर्ट कर रहे थे। तो ब्राजील को कहाँ स्टैंड कर रहे हैं आप इस टूर्नामेंट? देखिए, ब्राजील इस वर्ल्ड कप में एक फेवरेट टीम के तौर पर आया है। अगर हम टॉप 3-4 टीमों की बात करें तो उसमें ज़ाहिर है ब्राजील का जो है वो नाम आया है। और इनके जो कोच हैं कार्लो एंचेलोटी, वो शायद इस वक्त फुटबॉल की दुनिया के टॉप 3 कोचेस में तो उनका नाम आना चाहिए। और इंटरनेशनल फुटबॉल के में ज़ाहिर है कि वो पहली बार गए हैं, उससे पहले वो क्लब फुटबॉल को खिलाते रहे हैं, रियल मैड्रिड के साथ रहे हैं, एसी मिलान के साथ रहे हैं, बायर्न म्यूनिख के साथ रहे हैं, बड़े बड़े क्लब के साथ उन्होंने काम किया। रियल मैड्रिड के साथ 2 बार वो चैंपियंस लीग भी जीते हैं। तो इतना बड़ी प्रोफाइल वाला प्लेयर जब ब्राज़ील की टीम में आता है तो सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह से उन्होंने नेमार को हैंडल किया है, नेमार को जो उन्होंने पहले एक टीम अनाउंस की थी उसमें उन्होंने उसको शामिल नहीं किया था, लेकिन जब वो शॉर्ट लिस्टिंग के बाद वर्ल्ड कप की फाइनल टीम बनानी थी तो उसमें उन्होंने नेमार को इंक्लूड किया। लेकिन उससे फ़ायदा ये हुआ कि उन 2-3 महीनों में उन्होंने नेमार को ये पैगाम दिया कि आप जितने बड़े मर्जी प्लेयर हैं, आप जब तक फिटनेस, प्रोफेशनलिज्म
और टीम स्पिरिट के वो लेवल्स अचीव नहीं कर पाएंगे, उनको मेंटेन नहीं रख पाएंगे, आप टीम में शामिल नहीं हो सकते हैं। नेमार यूरोपियन लीग छोड़कर जो है ब्राजीलियन लीग में आए, इंजर्ड भी हुए दरमियान में, कुछ फॉर्म के इश्यूज भी उनके रहे, लेकिन चूंकि नेमार एक बड़ा नाम था, नेमार के बगैर ब्राजील की टीम नेशनल टीम वर्ल्ड कप में आती है, मेरा ख्याल है वो वैसे मुनासिब नहीं लगता कि इतना बड़ा प्लेयर है उसको बाहर बिठा दिया है। लेकिन यहाँ पर दाद देनी होगी कार्लो एंचेलोटी की, प्लेयर मैन मैनेजमेंट की। उन्होंने वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही नेमार के साथ एक अग्रीमेंट किया। उन्होंने कहा कि हम आपको टीम में लेकर तो जा रहे हैं, लेकिन हम आपको एक स्टार्टर के तौर पर नहीं लेकर जा रहे, इसलिए आपको अगर हम मैच स्टार्ट ना करवाएं तो उस पर जिस तरह आमतौर पर जो बड़े प्लेयर होते हैं, जो ग्लोबल स्टार वर्ल्ड, वो थोड़ा माइंड शाइन भी कर जाते होते हैं इसके ऊपर। कल भी हमने देखा कि बॉस्निया के जो कप्तान है एडन जैको, जब उनको रिप्लेस किया गया तो उन्होंने पानी की बोतल उठा के गुस्से में नीचे मार दी कि मुझे अभी क्यों निकाला है आपने, मैं खेला जाता था। तो ये पहले से ही उन्होंने एग्रीमेंट्स किए ताकि जो उनका टीम का कैंप है उसके स्पिरिट डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि इतना बड़ा प्लेयर जब वो टीम के साथ आए और वो स्टार्ट ना करे तो ये पूरी दुनिया में एक हेडलाइन बनती है और मीडिया का भी ज़्यादा प्रेशर होता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एग्जांपल जो है वो हमारे सामने पिछले वर्ल्ड कप की भी है, इस वर्ल्ड कप की भी है। तो कार्लो एंचेलोटी की इस बात दाद देनी होगी कि उन्होंने नेमार के न सिर्फ वर्कलोड को मैनेज किया, बल्कि उन्होंने जिस तरह से उनको टीम में इंडक्ट किया वो भी ये बताता है कि वो प्लेयर्स का जो मैक्सिमम आउटपुट है वो लेना चाहते हैं। लेकिन हर प्लेयर को, चाहे वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो, उसको बहरहाल कंपीट करना पड़ेगा टीम में आने के लिए। आप सिर्फ और सिर्फ अपने नाम की बुनियाद पर टीम में नहीं आ सकते हैं। तो अब कल फिर नेमार जो है उन्होंने तीसरा मैच खेला, उन्होंने स्टार्ट नहीं किया उस मैच का, वो दूसरे हाफ में जो है वो अंदर आए मैच खेलने के लिए। स्कॉटलैंड के साथ उनका मैच था, टीम भी कंफर्टेबल हो चुकी थी, तो एक अच्छा उनकी आउटिंग हो गई, कुछ वक्त उनको मिल गया। और अब नॉकआउट में अगर उनकी जरूरत पड़ेगी तो फिर जाहिर है कि वो खुद भी कंफर्टेबल होंगे, उनके कोच भी जो है वो उनके साथ कंफर्टेबल होंगे। दूसरा बड़ा मजे का मैच था मोरक्को और हैटी का, जबकि हैटी आपको पता नहीं 88th नंबर पर है, ठीक है, और उसने स्टार्ट पहला गोल उन्होंने कर दिया, ठीक है, एक दाग बिठा दी। इट वाज फर्स्ट गोल बाय हैटी आफ्टर 52 इयर्स इन फीफा वर्ल्ड कप। 52 इयर्स, उफ। तो ये हैरानकुन तौर पर 10वें मिनट में ही गोल हो गया, तो डेफिनेटली झटका तो लगा होगा मोरक्को को। लेकिन फिर अशरफ हकीमी साहब जो हैं वो आए और उन्होंने साथ बराबर कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर दूसरा गोल भी हो गया। लेकिन मजे का मैच था, ये देखा जाए ना तो हैटी ने अच्छी गेम खेली। देखिए मोरक्को जो है वो इस वक्त अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में अगर देखें तो सबसे हाईएस्ट रैंक टीम है, फीफा रैंकिंग में 6ठे नंबर पर है, और 7वें नंबर पर है, सॉरी मोरक्को 6ठे नंबर पर ब्राजील है। तो मोरक्को और ब्राजील का एक ग्रुप में होना भी जाहिर है कि फैन इसको इसके लिए पहले से वेट कर रहे थे। और जब इनका मैच हुआ ब्राजील और मोरक्को का, तो उसके बारे में लोगों ने कहा कि वर्ल्ड कप तो असल में अब शुरू हुआ है। तो मोरक्को ने वो मैच ड्रॉ किया, सेकंड मैच उन्होंने जीता, और तीसरे मैच जब वो हैटी के अगेंस्ट आए तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये बहुत हैरानकुन बात थी कि हैटी ने उनके अगेंस्ट जो है वो न सिर्फ ये कि लीड हासिल की, बल्कि जब उन्हें लीड बराबर किया तो उन्होंने दोबारा भी गोल कर दिया। लेकिन जाहिर है कि वर्ल्ड क्लास टीम है मोरक्को को अब हम ये नहीं कह सकते कि जिस तरह पिछले वर्ल्ड कप में हमने कहा था कि वो अंडरडॉग हैं और वो सेमीफाइनल खेलने वाली पहली अफ्रीकी टीम बनी थी। इस वर्ल्ड कप में मोरक्को भी उन टीम्स के अंदर शामिल है कि जो इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल या फाइनल तक जा सकती है, और अगर उनका कॉम्बिनेशन क्लिक कर गया, उनका अच्छा दिन हुआ, तो वो उस ट्रॉफी को लिफ्ट भी कर सकते हैं। मोरक्को ने अपने फुटबॉल को इस लेवल पर वो लेकर आए हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2030 में मोरक्को ने वर्ल्ड कप को होस्ट भी करना है स्पेन और पोर्चुगल के साथ मिलकर। अच्छा। तो 2022 से जो ट्रांजिशन स्टार्ट हुई थी वो अब 2026 तक पहुंच चुकी है, और मोरक्को की वो टीम जो रिवायती तौर पर एक डिफेंसिव टीम कंसिडर की जाती थी, अब उनका जो अटैकिंग इंस्टिंक्ट है वो भी हमारे सामने आ रहा है कि वो मैचों में 3-3, 4-4 गोल मारने की कैपेसिटी उन्हें अपने अंदर पैदा कर ली है। उनके पास ब्राहिम दियाज हैं, उनके पास सबीरी हैं, उनके पास अशरफ हकीमी हैं। तो ये सारे बहुत बड़े नाम हैं जो ग्लोबल स्टेज के ऊपर, इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करके किसी भी टीम को टफ टाइम देने की पोजीशन में है। तो इस वक्त मोरक्को की टीम ने भी क्वालिफाई कर लिया है। 32 टीम्स की जो हम बात कर रहे हैं उसमें से 13 टीम जो हैं वो कंफर्म हो चुकी हैं नॉकआउट राउंड में जाने के लिए, और एक मैच ऐसा है जिसका डिसाइड हो गया है कि उसका जो फिक्सचर है वो डिसाइड हो गया है कि साउथ अफ्रीका की टीम को राउंड ऑफ 32 में कनाडा की टीम से खेलना है। तो अब जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, आज फिर जो है वो 6 मैचेस खेले जाने हैं, 3 ग्रुप्स का आज फिर फैसला हो जाएगा, 3 ग्रुप्स का कल फैसला हो गया। और मेरे लिए ज़्यादा खुशी की बात यह भी है कि बॉस्निया की टीम जो है वो भी नॉकआउट राउंड में क्वालिफाई करने में कामयाब हो गई है कल कतर को 3-1 से हराने के बाद। क्योंकि जो मैं जाहिर है कि पिछले काफ़ी अर्से फुटबॉल रेगुलर देख रहा हूँ, मुझे आमतौर पर अंडरडॉग्स को सपोर्ट करना पसंद है, मुझे आमतौर पर उन टीमों को सपोर्ट करना पसंद है जो मुश्किल पाथवे से क्वालिफाई करके आती हैं, और फिर मैं चाहता हूँ कि उनकी जो कंपेटिटिवनेस है उसका रिवार्ड उनको मिले। तो कहीं ना कहीं बॉस्निया की टीम को भी जो है वो राउंड ऑफ 32 में एंट्री मिलना, नॉकआउट में जाना, ये एक अच्छी बात है फुटबॉल के कॉम्पिटिशन के लिए। लेट्स सी जी, आज के 6 मैचेस में कौन कौन मैचेस जीतता है और कौन से आज फिर क्लियर हो जाएंगे, और फिर आगे चल के जो है वो राउंड ऑफ 32 का आगाज होगा, और फिर वो नॉकआउट मरहला है, उसमें कोई मार्जिन नहीं है, फिर बड़ी बड़ी टीमें भी हैं, वो अपसेट भी हो जाता है और दिल डरता भी है। लेट्स सी, जो मेरे 3 फेवरेट प्लेयर हैं वो तीनों टीमें जो है ना वो एंड तक मौजूद रहें जी। आने वाले शोज में इस पर फर्दर बात भी करेंगे। मुझे दी इजाजत, अल्लाह हाफिज़।